यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टोटल एंड वाइबल काउंट जो मेथड था उसको देख लिया था। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें 3 टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। एक तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल फेज कंट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है इसको देखेंगे, है ना। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी क्या मतलब एप्लीकेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो 2 माइक्रोस्कोप रह जाएंगे, है ना, एक तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि माइक्रोस्कोप आखिर होता क्या है ना। तो यहाँ पे आप लोग केवल एक पॉइंट याद रखिए। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स, है ना। स्कोप का मतलब होता है देखना, है ना। आप लोग माइक्रोस्कोप को लैब में देखा होगा कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी मतलब बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं जूम करके, है ना। जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता उसको हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप ही से तो हम लोग देखते हैं, है ना। तो वही है माइक्रोस्कोप। तो देखिए लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप इज लैबोरेटरी इक्विपमेंट दैट इज यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट सी बाई नग्न आइज, है ना। यानी कि जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता उसको हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं, किसको, स्मॉल थिंग्स को, है ना। एंड इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब लाइट का मतलब क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं सनलाइट या अदर लाइट का यूज करते हैं, यूज करके हम क्या करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं, है ना। एंड सेकेंड आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या है हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है ना, इसकी जो मैग्नीफिकेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो इमेज बनता है वो काफ़ी क्लीन बनता है, मतलब इसमें स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब फुल एचडी में हम कह लें, है ना। जैसे आप लोग वीडियो की क्वालिटी देखते हैं ना 1080 पे, है ना, उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसमें हम लोगों को क्या एकदम फुल एचडी में दिखाई देता है ना, मतलब क्लीन मतलब इमेज बनता है। तो अब देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में कौन कौन से माइक्रोस्कोप आते हैं। तो इसमें फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आ जाता है एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आ जाता है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप आ जाता है एंड फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप आ जाता है। तो देखिए हमें इस सिलेबस में केवल ये दे रखा हुआ है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मतलब माइक्रोस्कोप आते हैं। तो इसमें टेम एंड सेम आता है, यानी कि इसे हम TEM कहते हैं और इसे CEM कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। देखिए TEM का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड SEM का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा माइक्रोस्कोप को कौन सा, लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो देखिए लिखा हुआ है इट यूजेज लाइट सनलाइट एंड ऑप्टिकल लेंसेज। तो इसमें क्या है सनलाइट का यूज करते हैं, है ना, किसके लिए स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए, यानी कि जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें सनलाइट का यूज़ करते हैं, यानी कि विजिबल लाइट का, वही है सब कुछ लिखा हुआ। तो देखिए अब सेकंड नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए लिखा हुआ है इट यूज इलेक्ट्रॉन बीम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं
इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है, इसमें जो इमेज बनता है वो काफ़ी क्लीन बनता है। मतलब हम कह लें कि 1080 आप लोग कहते हैं ना, वैसा ही बनता है। आप लोग क्वालिटी आप लोग तो जानते होंगे, वीडियो देखते होंगे तो 1044 होता है, 360 होता है, 480 होता है, 720 होता है, 1080 होता है। तो वही इसमें क्या है, मतलब इमेज इसमें क्या बनता है, मतलब क्लीन बनता है, साफ बनता है ना। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आ जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जो कि सिलेबस में दे रखा हुआ है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, इट डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज जर्निक इन 1932। तो जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप था उसको किसने डिस्कवर किया था, फ्रिट्ज जर्निक ने। वो भी किस सन में, 1932 में, है ना। एंड ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1953। तो जब फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को मतलब के फील्ड में इन्होंने मतलब जब इसका डिस्कवर किया तो उन्हें एक क्रांति सी ला दी थी, है ना। जिसके चलते इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी किस सन में, 1953 में, है ना। एंड इसका मतलब समझ लेते हैं, फेज़ क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, एंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो फेज़ का मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे कि आप लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए फेज़ यदि आ जाए तो आप लोग समझिए कि स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, है ना। एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ही होता है। जैसे कि आप लोग वीडियो एडिट करते हैं ना, वीडियो एडिट करते हैं या फोटो वगैरह आप लोग एडिट करते होंगे, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं किसमें, इमेज हो गया, टोन हो गया, वीडियो वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। एंड माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, मतलब आप लोग जानते हैं इक्विपमेंट, है ना। एक ऐसा इक्विपमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके हम बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी वगैरह को मतलब हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से देख पाते हैं, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है इसको पहले ही डिस्कवर किया गया था, पहले ही खोजा गया था, है ना। लेकिन जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है वो मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, है ना। कुछ उसकी मतलब लिमिटेशन थी, यूज़ नहीं की जा रही थी, इसलिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया था, है ना। तो चलिए देख लेते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की क्या लिमिटेशन थी, है ना। कि मतलब उसका यूज क्यों नहीं किया जा रहा था, है ना, क्यों खोजा गया आखिर फेजेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना। तो देखिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लाइट सोर्स लेते हैं, है ना। ये लाइट सोर्स है एंड यहाँ से लाइट जाती है ना। जब लाइट जाती है और यहाँ पर कौन सा स्टेज होता है, स्पेसिमेंट स्टेज होता है, जो कि यहाँ पे जब इमेज बनता है तो वो चमकीला होने का मतलब चमकीला दिखाई देता था। जब चमकीला दिखाई देता था तो वो इमेज अच्छी तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। यानी कि जो एनुलरी एंड जो कंडेंसर था, है ना, इससे होता हुआ जब लाइट जाता था और यहाँ पे जो स्पेसिमेन का जो स्टेज था वहाँ पे जो इमेज बन रहा था वो चमकीला दिखाई देता था, है ना, जिसकी वजह से हमें इमेज मतलब अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता था। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसीलिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को खोजा गया, है ना। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उसका लिमिटेशन, यानी कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, है ना। इट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ट्रांसपेरेंट थिंग्स कैन नॉट सीन विदाउट staining. So phase contrast microscope transparent things can be seen easily without staining by increasing contrast. तो यहाँ पे समझिए जो बैक्टीरिया होती हैं या बोले माइक्रोब्स, है ना, जो बैक्टीरिया होती हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं,
ट्रांसपेरेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो आर पार दिखाई दे, है ना। आप लोगों ने वाटर देखा होगा तो वो आर पार दिखाई देता है ना, या कांच ले लें, है ना, उसमें भी आप लोग आर पार देख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो बैक्टीरिया होती हैं इसमें, वो भी क्या आर पार दिखाई देती हैं, है ना, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो देखिए जो ब्राइट फील्ड जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैनिंग करते थे। स्टैनिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, स्टैनिंग का मतलब कलर, है ना, कलर करना, है ना। जब हम लोग इसको कलर कर रहे थे, मान लीजिए इसको जब हम लोग कलर करेंगे तो ये चमकीला दिखाई देगा। चमकीला जब दिखाई दे रहा था तो ये हमें मतलब अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता, बहुत ही भद्दा दिखाई देता था। एंड इसमें एक और प्रॉब्लम थी, जो इसको कलर करने के बाद जब कलर करते थे तो इसमें जो बैक्टीरिया थी वो क्या हो जाती थी, डेड हो जाती थी, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते थे, है ना, काउंट नहीं कर पाते थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को खोजा गया, है ना। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इसमें हम बिना कलर किए हुए, मतलब बिना बैक्टीरिया को कलर किए हुए, हम लोग उसको कॉन्ट्रास्ट करके, उसको घटा बढ़ा के, है ना, ब्राइटनेस स्लो तेज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते थे। किसमें, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, है ना। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा करके हम लोग, मतलब बिना उसको कलर किए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं। बिना स्टेनिंग किए हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। तो इतना समझ गए। यानी कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को इसलिए खोजा गया कि जो लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप था उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, पहले स्टेनिंग कर रहे थे, उसको कलर कर रहे थे, और उसके बाद भी हमें मतलब अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। और इसमें क्या है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, इसमें बिना स्टेनिंग किए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट करके उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इजीली तरीके से। तो अब तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आ जाता है हमारा प्रिंसिपल। तो ये समझ में तो आएगा नहीं अभी, है ना, क्योंकि आप लोगों को जब तक फिगर के अकॉर्डिंग नहीं समझाएंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। ये आप लोग पढ़ लीजिए, अभी केवल पढ़ लीजिए, उसके बाद अभी समझा रहे हैं आप लोगों को, है ना। देखिए लिखा हुआ है, इट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट व्हेन लाइट पास थ्रू सेल्स स्मॉल शिफ्ट्स अकर्स, है ना, यानी कि इनविजिबल टू ह्यूमन आइज, सो स्मॉल फेज शिफ्ट्स converted into change in amplitude, height, intensity of light, it is visible to human eye। तो इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए लिखा हुआ है, लाइट सोर्स लिखा हुआ है, एनुलर रिंग लिखा हुआ है, कंडेंसर है ना, स्पेसिमेन प्लेट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, फेज प्लेट है, इमेज प्लेट है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग फिगर को देखिए, यहाँ से आप लोगों को प्रिंसिपल समझ में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट सोर्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एनुलर रिंग। एनुलर रिंग क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखिए एनुलर रिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये इतना जो होता है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, हम एक प्रकार से कह दें कि अ, बंद, मतलब क्लोज रहता है ना, यहाँ पे रिंग होती है ना। ये इतना क्या होता है, ये जो स्पेस है बीच का, ये यहाँ पे खुला रहता है। यहीं से मतलब ये जो होता है ना, यहाँ से जब रे या मतलब लाइट जाएगा तो ये इसके अंदर से होकर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो देखिए ये लाइट सोर्स है, तो जब लाइट सोर्स पड़ी तो ये इसके अंदर से होके देखिए निकल रहा है ना। ये ये एनुलर रिंग इसीलिए लगाया जाता है कि ये जो लाइट है ये ऊपर से ना जाए, इसके अंदर से ही निकले, है ना। तो देखिए अंदर से ही निकला हुआ है ना। एंड ये कंडेंसर लगा हुआ है। इस कंडेंसर का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ये रे है ना, किरणें हैं, है ना, ये फैल रही हैं, है ना, फैल रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई ऐसा कंडेंसर यूज़ कर दें, ऐसा लेंस यूज़ कर दें
कि ये जो रे हैं, ये जो किरणें हैं या हम कहें लाइट है, वो एक जगह इकट्ठा कर दे, है ना? ये जब हम कंडेंसर का यूज़ करेंगे यानी कि लेंस का यूज़ करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा, है ना? तो ये देखिए रे जा रही है ना, इसको क्या कर रहा है ये कंडेंसर, इसको मतलब इकट्ठा कर रहा है ना? एंड यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन प्लेट है ना? यहाँ से क्या होगा, जो ये रे मतलब कंडेंस हो रही हैं, तो ये जब कंडेंस हो रही है स्पेसिमेन प्लेट पे, तो ये क्या होंगी, यहाँ से इकट्ठा मतलब जो रे होती हैं वो यहाँ से क्या होती है, ट्रांसमिट होती हैं, है ना? यानी कि यहाँ से जब रे निकली तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पर जब पड़ती हैं तो ये यहाँ से क्या होती हैं, ये पुनः इस पर क्या पड़ती हैं, फेस प्लेट पर। यहीं पर हमारा क्या होता है, मेन पॉइंट होता है अब फेस प्लेट का, है ना? तो देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसमें भी ऐसा ही मतलब होता है ना? देखिए यहाँ पे जो बना होता है केवल इसमें भी मतलब रे निकलेगा तो इसके बीच से ही निकलेगा, है ना? यहाँ से, है ना? तो देखिए यहाँ से निकला हुआ है ना, तो इसे हम फेस प्लेट कहते हैं, है ना? ये जो है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए जो लाइट निकलती है वो किस पर पड़ती है, फेस प्लेट पर। और जब फेस प्लेट से होते हुए जो इसमें से निकलती है, वहाँ से हमारा क्या बन जाता है, जो इमेज जो फेज़ है यहाँ पे हमारा इमेज करेक्टली दिखाई देने लगता है, अच्छी तरीके से मतलब क्लीन दिखाई देने लगता है ना? एंड ये सब लिखे हुए इसके पार्ट हैं जो कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो समझ आ गया। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक लाइट सोर्स लेंगे, है ना? लाइट सोर्स होगा और उसके बाद ये जो लाइट है वो एनुलर रिंग पर पड़ेगा, एनुलर रिंग पर जब पड़ेगा तो उसके अंदर से होकर जाएगा, अंदर से होकर जाएगा तो ये जो लाइट होंगी वो फैलेगी, है ना? जब फैलेगी तो कंडेंसर का यूज़ करेंगे, कंडेंसर का जब यूज़ करेंगे तो वो जो लाइट होगी उसको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद वो इक्विपमेंट प्लेट पर जब पड़ेगा, इक्विपमेंट प्लेट जब पड़ेगा तो एक जगह किरणें जब एक जगह जब लाइट पड़ेंगी, लाइट जब पड़ेंगी तो पड़ेंगी, उसके बाद वो लाइट सीधा किस पर पड़ती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पर। ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए किस पर जाती हैं, फेस प्लेट से। और फेस प्लेट से क्या बन जाता है, हमारा इमेज फेस बन जाता है ना, जो कि यहीं पर हमारा मतलब इमेज बनता है स्पष्ट। तो अब देख लेते हैं इसका वर्क, यानी कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें लाइट किस तरीके से जाती हैं, किधर जाती हैं, है ना? तो ये सब कहलाता है वर्किंग, है ना? तो देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट पास्ड थ्रू एनुलर रिंग देन इट कंडेंस्ड ऑन स्पेसिमेन बाय कंडेंसर। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देखिए सबसे पहले ये एनुलर रिंग से होकर किस पर जाएगा, कंडेंसर पर। और जब यानी कि ये जो रे हैं वो फैली हुई हैं, है ना? तो कंडेंसर पर जैसे पड़ेगा तो वो क्या करेगा, एक ही जगह इकट्ठा कर देगा। उसके बाद स्पेसिमेन प्लेट पर पड़ेगा, यहाँ पे बैक्टीरिया रखी हुई है ना? तो जब बैक्टीरिया रखी हुई है तो जो ये रे पड़ेगा तो ये कुछ जो मतलब रे हैं वो ऊपर से भी निकल जाएंगी और कुछ अंदर से भी ऐसे ऐसे करके मतलब निकलेंगी, है ना? उसे हम रिटार्डेड रे भी कहते हैं, है ना? आफ्टर दैट सम लाइट पास्ड आउट द सेल एंड सम रेज रिटार्डेड बाय सेल। तो वही पॉइंट आ गया, देखिए अब जब स्पेसिमेन प्लेट पर जब ये लाइट जब रे पड़ी तो यहाँ से क्या है, ये बैक्टीरिया रखी हुई है, यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया रखी हुई है। जब बैक्टीरिया रखी हुई है तो यहाँ से क्या है, रे कुछ ऊपर से भी निकल जाएंगे, कुछ नीचे से भी। तो इसके जो नीचे से जो निकलेंगी उसमें हम क्या कहेंगे, ये यहाँ से मतलब हल्का हल्का सा, ये जो इसे हम क्या कहेंगे, रिटार्ड रे कहेंगे, रिटार्डेड। ये हल्का-हल्का सा जो डस्ट है ना, तो ये कुछ अंदर से मतलब बैक्टीरिया के अंदर से निकल जाएँगे, है ना? तो इसे हम रिटार्डेड रे कहते हैं, है ना? अच्छा, आप लोगों ने रिटार्डेड रे तो पढ़ लिया, है ना? देख लिया, लेकिन रिटार्डेड रे होता क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेसिमेन प्लेट है, यहाँ पे बैक्टीरिया रखी हुई है। अब जब ये रे आ रही हैं, तो ये जो रे पड़ी तो कुछ इसके अंदर से होकर निकल गई, है ना? ऐसे करके, है ना? और कुछ बाहर से होके निकल गई है ना, तो जो बैक्टीरिया के बाहर से होके गई हैं उसको हम अनरिटार्डेड रे कहेंगे, है ना? अनरिटार्डेड रे कहेंगे। और जो बैक्टीरिया के मिडिल पार्ट्स यानी कि उसमें से होकर निकली हुई हैं उसे हम रिटार्डेड रे कहेंगे, है ना? तो वही लिखा हुआ है रिटार्डेड रे।
देखिए जो बैक्टीरिया के ऊपर से होके निकल गई हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनरिटार्डेड रे कहेंगे। देखिए ये अनरिटार्डेड रे है, और जो इसके अंदर है ना, डैश डैश करके, है ना, डैश डैश करके, उसे हम रिटार्डेड रे कहेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड आफ्टर दैट दीज रेज पास्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन द फेज प्लेट। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझिए। जैसे कि वेव लेंथ होता है ना, ये जो रे है ना, ये अगर जो ये रे अगर जो जैसे ये रे है, ये अगर जो सीधी जा रही है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हाई होगी, है ना। जो सीधी जाएगी, है ना, उसकी जो रे होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना, यानी काफ़ी दूर तक जाएगी, है ना। ये ये इस तरह से इसकी वेवलेंथ होती है ना। अब यहीं पर बैक्टीरिया यदि कहीं टकरा गई, है ना, तो जब टकराई तो ये तो सीधी जा रही है ना, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी यानी कि हाई होगी, है ना। यदि यहीं पर ये बैक्टीरिया से टकरा गई तो ये कुछ इस तरीके से गई, है ना, कुछ सीधे चली गई, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनरिटार्डेड रे। और जो मतलब टकरा गई हैं उसे हम रिटार्डेड रे कहेंगे, है ना। तो तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हाई होगी और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो लो होगी, है ना। यानी कि ये जो रे है, अगर जो ये जा रही है और डायरेक्टली इससे अगर जो टकराई नहीं, ये सीधे जा चुकी, मतलब टकराई नहीं, ये सीधे इससे चली गई, यदि यहाँ पे टकरा जाती है ना, तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है ना। तो वही है। तो फेज प्लेस मेन फंक्शन स्टार्ट देख, तो मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, फेज प्लेट से ही मेन फंक्शन स्टार्ट होता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दिखा भी रखा है, अनरिटार्डेड रेज पास थ्रू dense part of phase ring which decrease 1/4 lambda wavelength। यहाँ पर 1/4 लैम्डा आप लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा होगा। तो देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा, है ना। जो कि इसकी जो वेवलेंथ की जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको हम लैम्डा से इतने को करते हैं, जो नीचे का होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1/2 लैम्डा होता है ना। यानी कि इतनी, यदि हम इसके आधे की भी बात करें, है ना, ये इतना तो हो गया 1/2 लैम्डा, यदि इसके भी आधा की बात करें तो कितना होगा, 1/4 लैम्डा तो ही होगा, है ना। तो वही है, जब इसमें हम लोग क्या, जो एनुअल रिंग होता है, इसमें से जब हमारी वेवलेंथ ऐसे ऐसे करके जाती है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है उसको कम कर जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है ना। तो इसे हम अनरिटार्डेड रे कहते हैं। तो इतना समझ गए, यानी कि ये कितना कर दिया जाता है, 1/4 लैम्डा कर दिया जाता है। यानी कि यही जो आप लोगों को अभी बताए हैं कि जो ये वेवलेंथ होती है, ये ऐसे ऐसे करके जब जाती है तो इसका जो वेवलेंथ है वो कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इधर की जो है वो तो हाई रहता है ना, वो ज़्यादा रहता है। अब इसमें से जब जाएगा, है ना, एनुअल रिंग से होते हुए थोड़ा सा मतलब कम तो होगा ही ना। तो थोड़ा सा वही कम हो जाता है, 1/4 लैम्डा हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों को समझाएंगे फिगर। देखिए रिटार्डेड रे पास थ्रू फ्री स्पेस इन फेज रिंग विच डज नॉट अफेक्ट द वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड स्मॉल फेज शिफ्ट्स। तो देखिए जो वेवलेंथ होती हैं उसमें क्या होता है कि जब ये तो फ्री स्पेस है ना, तो इसमें से ही तो मतलब रिटार्डेड रह जाती है ना, तो ये कुछ उसके इक्वल होती है ना। ये तो फ्री स्पेस है ना, लेकिन ये डेंस पार्ट है, जब डेंस पार्ट से निकालेंगे तो थोड़ा सा उसका वेवलेंथ कम होगा, है ना। लेकिन जो फ्री स्पेस है तो इसमें से जब रिटार्डेड रह जाएगा तो वो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इक्वल में होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो ये वेवलेंथ है, यदि ये इक्वल में जा रहा है ना, इक्वल यानी कि बराबर में जा रहा है ना, इसमें से कोई कमी नहीं है, ये बराबर में जा रहा है ना, तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए वही है, ये मतलब
अच्छी तरीके से जा रहा है ना? ये भी उसी तरीके से जा रहा है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे मतलब होंगे तो इसकी क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, है ना? हाई डेंसिटी ऑफ लाइट, है ना? तो इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी, है ना? ज़्यादा मतलब वेवलेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो वही दिखाया गया है। यदि यहीं पर इन दोनों को यदि इक्वल कर दें, है ना? यानी कि ऐसे कर दें हम लोग, तो ये जब हम लोग इसकी अपोज़िट कर देंगे तो ये इसको क्या करेगी, काटेगी, है ना? जब काटेगी तो इसकी डेंसिटी जो है थोड़ा-सा कम पड़ जाएगी, है ना? जब कम पड़ जाएगी तो आप लोग जानते हैं क्रॉस हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये देखिए, जब ये इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा तो ये क्या आ गया, एक इक्वल फॉर्म में हो जाएगा, बराबर फॉर्म में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब इसको हम मान लीजिए इसके इसमें हम ऐड करें तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, काटेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल फॉर्म में हो जाएगा। और क्या होगा, जो वेवलेंथ है उसकी जो हाई डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जा रही है, बहुत ही कम हो जा रही है ना? तो इसीलिए हम लोगों को ये वाला रूल फॉलो करना है ना? जिससे हमें मतलब इमेज अच्छी तरीके से दिखाई दे, मैक्रोस हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे, है ना? जब हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, है ना, डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देगी ही देगी, है ना? तो चलिए अब समझ लेते हैं प्रिंसिपल। तो देखिए लिखा हुआ है, इट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट व्हेन लाइट पास थ्रू सेल यानी कि बैक्टीरिया स्मॉल फेज शिफ्ट्स अकर, है ना, इनविजिबल टू ह्यूमन आइज। तो तो देखिए यहाँ पे स्पेसिमेन प्लेट है। अब यहाँ पे जब ये लाइट पड़ी, है ना, तो जब इधर से ये निकलती हैं, है ना, जब मतलब लाइट निकलता है तो इसकी जो वेवलेंथ है, मतलब इसकी जो लाइट है थोड़ी सी कम पड़ जाती है ना? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल फेज शिफ्ट्स कहते हैं, है ना? तो इतना समझ गए। सो स्मॉल फेज शिफ्ट्स कन्वर्टेड इनटू चेंज इन एम्पलीट्यूड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इज विजिबल टू ह्यूमन आई। तो उसी को हम लोग क्या किए थे, बाद में हम लोग उसकी डेंसिटी को क्या किए थे, इंक्रीज किए थे, बढ़ाए थे, है ना? देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या किए थे, इक्वल में ला के इसको जब हम लोगों ने जोड़ा, ऐड किया, तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, इसकी लाइट जो है वो बढ़ गई, है ना? जिस वजह से हमें बैक्टीरिया या माइक्रोब्स अच्छी तरीके से दिखाई देने लगे, यानी कि क्लीन दिखाई देने लगे, है ना? तो प्रिंसिपल आप लोगों को अब समझ में आ गया ना? तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो देखिए लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज और ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता था, उसमें जब हम लोग स्कैनिंग कर रहे थे यानी कि कलर कर रहे थे तो कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, है ना? लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग जो ट्रांसपेरेंट जो मतलब बैक्टीरिया होती हैं उसको बिना बिना मतलब स्टेनिंग किए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, मतलब बिना कलर किए हम लोग मतलब उसको कॉन्ट्रास्ट करके हम देख सकते हैं, है ना? वेरी यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ लाइव सेल सेल कल्चर एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है कि जो जिंदे जो मतलब सेल होते हैं उसकी उसका भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना? एंड अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज, है ना, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हैं, है ना? तो देखिए लिखा हुआ है, स्मॉल अनस्टैंड स्पेसिमेंट्स कैन सीन, यानी कि इसमें हम छोटे से छोटे माइक्रोब्स को भी हम कांस्टेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? इट मेक्स हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स मोर विजिबल। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये मोर विजिबल बना देते हैं, है ना? एंड लाइव सेल कैन बी इजीली एग्जामिन्ड एंड स्टडी। तो इसमें हम लोग जो मतलब जो जिंदा सेल होते हैं, है ना, उसका भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, है ना, इजीली तरीके से। एंड अब देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज। तो देखिए लिखा हुआ है, नॉट गुड फॉर थिक स्पेसिमेन। तो जो स्पेसिमेन थोड़े मतलब थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, उनको तो हम बिल्कुल देख नहीं सकते, है ना? जो कि मतलब वेवलेंथ जा रही थी थोड़ा सा, मतलब वो क्या हो रहा था,
कम हो जा रही थी वेवलेंथ, है ना, यानी कि डाउन पड़ रही थी, लेकिन जब थिक हो जाएगा, है ना, तो और भी नहीं दिखाई देगा, है ना, तो ये मतलब उसको हम देख नहीं सकते, है ना। एंड नेचुरल कलर ऑफ सेल कैन नॉट बी सीन, तो हम लोग उसका कलर मतलब बैक्टीरिया का कलर नहीं देख सकते हैं इसमें, है ना। उसमें हमें देखने पर मतलब ब्लैक एंड वाइट ही पता चलेगा, है ना। हम उसका मतलब नेचुरली कलर पता नहीं कर सकते, है ना, देख नहीं सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।